गुड इवनिंग सभी को। बच्चों, सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। माफ़ी इस बात की कि सुबह टाइम हमारी क्लास नहीं हो पाई, शाम को 6 बजे मैंने रखी। एक्चुअली माफ़ी तो नहीं मांगना चाहिए था क्योंकि सर्वर के कारण क्लास नहीं हो पाई, वरना क्लास 7 बजे ही होती मॉर्निंग पे। ठीक है, तो कोई बात नहीं। चूंकि वो सर्वर की प्रॉब्लम थी, अमित सर की बिल्कुल भी नहीं थी। कुछ बच्चे परेशान थे। बच्चा बिल्कुल भी परेशान मत हुआ करो, है ना। कभी चूंकि सर्वर अपने हाथ में है नहीं, है ना, इंटरनेट का माध्यम है, कभी कभार ऐसा समस्या आ जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। सुबह नहीं हो पाई तो शाम को मैंने क्लास ले ली। ठीक है, चलो हम लोग टू द पॉइंट बात करते हैं। बच्चों, हम लोग नए साझेदार के प्रवेश चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। आइए जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया, और जो लोग पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं वो पुराने वीडियो को देख के आओ, तभी आपको ये वीडियो समझ में आने वाला है। बच्चों, हम लोगों ने बात कर लिया था कि नए साझेदार का प्रवेश आप क्या समझते हैं, नए साझेदार के प्रवेश की दशाएं बताइए। नए साझेदार के प्रवेश की दशाओं के बाद हम लोगों ने बात कर लिया था कि आखिरकार साझेदारी का पुनर्गठन होने की क्या क्या परिस्थितियां होती हैं। उनमें से एक परिस्थिति नए साझेदार का प्रवेश। ये मेरी बात उसी को समझ में आ रही होगी जिसने पुराने सारे वीडियो को अच्छे से देखा होगा। ठीक है, तो साझेदार के प्रवेश चैप्टर को यदि आपको पढ़ना है तो शुरुआत से लेकर अब तक के सारे वीडियो देखो, तब जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगा, वरना कछु पल्ले नहीं पड़ने वाला है, इतना याद रखना। ठीक है, तो फिर मैंने बताया कि साझेदारी के पुनर्गठन की दशाएं होती थी, जिसमें साझेदार का प्रवेश भी एक दशाएं होती थी। और साझेदारी का जब प्रवेश किया जाता था और पुनर्गठन होता था तो उसमें हम लोग सबसे पहले न्याय लाभ अनुपात व त्याग अनुपात की गणना करते थे। ख्याति के प्रमुख लेखे करते थे लेखांकन प्रमाण 26 के अनुसार। आपसे क्वेश्चन बच्चा ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए नए साझेदार के प्रवेश के समय ख्याति से संबंधित प्रावधान है, तो लेखांकन प्रमाण 26। उसके बाद हम लोगों ने बात कर ली थी बच्चा कि किस तरीके से अवतरित लाभ एवं संचयों का समायोजन होता है, उनके लेखे होते हैं। फिर हम लोगों ने पुनर्मूल्यांकन खाते के बारे में बात की। बच्चा, मैं आपको बता चुका हूं कि पुनर्मूल्यांकन खाता क्या होता है। पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते समय ध्यान रखी जाने वाली योग्य बातें बताइए। बच्चा, आपको मैंने ये भी बता दिया है कि पुनर्मूल्यांकन खाता किसी भी फर्म के जीवन काल में कितनी बार खोला जाता है, कब कब खोला जाता है, कौन कौन सी दशाएं होती हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो डायरेक्ट बच्चा यहीं से ही आ जाता है ना कि पुनर्मूल्यांकन खाता कब खोला जाता है। ऑप्शन मिलेगा नए साझेदार के प्रवेश पर, ऑप्शन बी साझेदारों के अवकाश ग्रहण पर, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे याद रखना, दोनों, साझेदार के प्रवेश पर भी और साझेदार के अवकाश ग्रहण पर भी खोला जाता है, इस बात को मत भूलिएगा। बच्चा, अगर आगे बात की जाए तो मैंने आपको बताया था कि पूंजी क्या होती है, पूंजी खाता क्या होता है, साझेदारों के पूंजी खाते में कौन कौन सी रकम डेबिट क्रेडिट होती है, और उसको बनाते समय ध्यान रखी जाने वाली योग्य बातों के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। बच्चा, इसी चैप्टर में हम लोगों ने बात कर ली थी कि पुनर्मूल्यांकन हेतु कौन कौन सी जनरल प्रविष्टियां होती हैं। उन जनरल प्रविष्टियों के बारे में भी हमने बात कर ली थी कि संपत्ति का मूल्य बढ़ने पर, संपत्ति का मूल्य घटने पर, दायित्व का मूल्य बढ़ने पर, दायित्व का मूल्य घटने पर, पुनर्मूल्यांकन के लाभ होने पर, पुनर्मूल्यांकन की हानि होने पर। बच्चा, ये सारी थ्योरी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। कुछ बच्चों का प्रश्न है कि सर आप बैलेंस शीट और कैश अकाउंट या रोकड़ खाता क्यों नहीं बताते हैं। बच्चा, परेशान मत हो, जब चैप्टर का खत्म होगा तो मैं 1-2 बैलेंस शीट भी बना दूंगा और रोकड़ खाता भी। लेकिन कृपया ये वो केवल वही बच्चा देखे, बाकी कोई मत देखे, क्योंकि इस प्रश्न में जब भी आएगा इस चैप्टर से प्रश्न आपके एग्जाम में, तो केवल पार्टनर्स कैपिटल और रिवैल्यूएशन तक ही पूछेगा। ये बात नोट करके ध्यान दे लो। आज तक का पेपर उठा के देख लेना, किसी भी एक पेपर में कभी भी रोकड़ खाता और बैलेंस शीट नहीं पूछी गई है। भाई मेरी यही तो स्मार्ट स्टडी है। आप पेपर उठाओ ना, पेपर आपको क्यों दिए जाते हैं, इसलिए तो दिए जाते हैं ना। और 3 साल नहीं, पिछले 30 साल का पेपर उठा के देख लो, आपको पता चल जाएगा। ओके बच्चा, क्लियर है? चलो ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको इतना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, और जो शुरुआत से वीडियो को देख रहा होगा उसे निश्चित रूप से क्लियर हो रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। और सबसे बड़ी बात कि अमित सर के पढ़ाने से जो एक सबसे बड़ी बात होती है कि अमित सर की आदत है कि हमेशा सारी चीजों को एक साथ लेकर चलते हैं। थोड़ा सा 5 मिनट भले मुझे लग जाता है चीजों को रिकॉल करने में, लेकिन यदि आपने थोड़ा सा भी वीडियो को ध्यान से नहीं सुना होगा तो चीजें क्लियर हो जाती हैं। चलो ठीक है बच्चा, हम लोगों को आज क्वेश्चन नंबर 38 से करना है। वैसे मुझे पता है कि कुछ बच्चियां हैं जिन्होंने, बच्चे तो साले सबके नालायक हैं, वो कहाँ को पढ़ने वाले हैं। कुछ बच्चियां हैं जिन्होंने सारे वीडियो अच्छे से देखे हैं और अच्छे क्वेश्चन भी लगा डाले हैं। कुछ ने तो इस पूरे चैप्टर के ही समायोजन तक के सारे क्वेश्चन लगा डाले हैं, पूंजी के समायोजन तक के। लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखें, अगर आपने लगा डाले हैं तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब हम लोग पढ़ाते हैं तो बहुत सारी नई चीजें भी वहां से निकल के आती हैं, तो उनको कृपया करके सुनते रहिए। ठीक है, तो चलिए ठीक है बच्चा, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से क्वेश्चन नंबर 38 में। मैं एक बच्ची का नाम जरूर लेना चाहूंगा। अगर वो सुन रही हो, वीडियो देख रही है, तो बिल्कुल अपने गार्जियन को सुनाए, बड़े गर्व की बात है। वैसे मैं बहुत कम लोगों के नाम इस उद्देश्य से लेता हूँ। स्नेहा बुंदेला जी, कंग्रेचुलेशन बेटा, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। ठीक है, और
रियल पे आपकी मेहनत बहुत रंग ला रही है, और जिस तरीके से आप बेटा मेहनत कर रहे हो निश्चित रूप से आप बहुत सफल होगे। और दूसरा नाम मैं लेना चाहूँगा, वैसे तो शुमायरा जी, आप भी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो बेटा, ऐसे ही मेहनत करते रहो, निश्चित रूप से अल्लाह करेगा और मैं चाहूँगा और आप चाहेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपका रिजल्ट बनने वाला है। बाकी बच्चों का मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ या बच्चों का, क्योंकि वो थोड़ा सा अभी भी कमजोरी कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, देखिए नाम लेने से कुछ बिगड़ नहीं जाता है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि नहीं लेंगे नाम अमित सर तो क्या होगा, होगा कुछ नहीं, लेकिन एक अंदर का जो कॉन्फिडेंस लेवल उठता है ना। आप सोचिए जिन 2 बच्चों को मैंने नाम लिया, वो 2 बच्चियां जब अपने घरों में दिखाएंगी अपने माता पिता को कि सर ये वही सर हैं जो ऑल इंडिया में अकाउंट पढ़ाते हैं, इन्होंने मेरा पर्सनली नाम लिया हुआ है, तो उनको भी, उनके माता पिता को भी खुशी होगी कि मैं जो पैसा लगा रहा हूं मेरी बच्ची उस पैसे का इस्तेमाल कर रही है और मेहनत कर रही है। और सबसे बड़ी बात, उनके मन में भी, उन बच्चियों के मन में भी एक कंपटीशन आएगा कि हमसे भी बढ़ के अभी लोग हैं, बिल्कुल हैं। तो आपको बहुत आगे निकलना है और बहुत मेहनत करनी है, ठीक है। तो ऐसे ही मेहनत करते जाइए और बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। मेरा साथ हमेशा आपके साथ बना रहेगा और मैं बहुत ईमानदारी से आपका कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। धैर्य जरूर रखिएगा, ठीक है। आपको अगर मेरे साथ पढ़ना है तो बच्चा धैर्य जरूर रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं कोई भी कॉन्सेप्ट को जल्दबाजी में नहीं खत्म करने वाला हूं, मैं बहुत आराम से पढ़ाने वाला हूं। आपकी अकाउंट का जब मैंने बोल दिया ना कि एक एक कॉन्सेप्ट आपका होने वाला है, तो बिल्कुल भी बच्चा परेशान मत होइए, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज की शुरुआत करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो सर लगा दीजिए क्वेश्चन नंबर 38। तो बच्चा ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 38 बोर्ड में आपको लगा हुआ होगा। बच्चा क्वेश्चन नंबर 38 में एक चीज है जो आपको प्रॉब्लम कर सकती है, वो क्या है, इसमें बैलेंस शीट नहीं बनी हुई है। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगर बैलेंस शीट नहीं बनी है तो बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट बनाने में कितना समय लगना है। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको बैलेंस शीट ही बनाना नहीं आती है। अच्छा, अगर बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे तो भी दिक्कत नहीं जाएगी, लेकिन यहाँ पे बैलेंस शीट बना लोगे तो थोड़ा सा माध्यम सरल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ओल्ड बैलेंस शीट नहीं है। ओल्ड बैलेंस शीट का मतलब समझते हो, मतलब जो बैलेंस शीट पहले से क्वेश्चन में अब तक दी जाती थी वो बैलेंस शीट हमको नहीं दी हुई है। अगर दे दी जाती तो चीजें थोड़ा सा सरल हो जाती, तो नहीं दी हुई है तो बना लेते हैं। अब यहाँ पे समस्या आएगी। अब यहाँ पे समस्या आ तो किनको आएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे वीडियो देख रहे होंगे जिनको यही नहीं पता होता है कि बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में क्या आता है, बैलेंस शीट के एसेट्स में क्या होता है। अगर ऐसे बच्चे हैं तो निश्चित रूप से उनको समस्या जाएगी। तो क्या करना है, बोले बैलेंस शीट की मद याद करो भाई। आपका एक चैप्टर मिलेगा कंपनी का वित्तीय विवरण, चैप्टर नंबर 9, उसमें केवल बैलेंस शीट का ही है और 5 नंबर का आएगा। उसमें केवल बैलेंस शीट की मद बस याद करनी है और 5 नंबर का आएगा, ध्यान से समझना, ठीक है। तो वहां पे तो मैं बताऊंगा ही, फिलहाल आपको नॉर्मल इतना पता ही है कि बैलेंस शीट में ये पक्ष होता है लायबिलिटीज, ये पक्ष होता है लायबिलिटीज, और ये पक्ष होता है अमाउंट, ये पक्ष होता है अमाउंट, और ये पक्ष होता है एसेट्स, ठीक है, एसेट्स, एसेट्स, और ये पक्ष होता है अमाउंट, ठीक है, ये पक्ष होता है अमाउंट। ध्यान से देखिए इधर क्या आता है, मैं बता रहा हूं क्या क्या आता है, बाकी इस क्वेश्चन में जो है वो मैं लिखूंगा। यहाँ पे कैश आता है, कैश इन हैंड आता है, लैंड आता है, बिल्डिंग आती है, फर्नीचर आता है। ध्यान से सुनते जाना, हो सके तो नोट भी कर लेना कि बैलेंस शीट के एसेट्स में क्या क्या आता है। कैश आता है, कैश इन हैंड आता है, लैंड आता है, बिल्डिंग आती है, मशीनरी आती है, डेप्टर्स आता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस आता है, स्टॉक आता है, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। टूल्स आता है, लेकिन मैंने जितना बता दिया उतना अच्छे से पढ़ के चले जाना। बिल्स रिसीवेबल आता है, ये सारी चीजें एसेट्स में आती हैं। लायबिलिटीज में अगर बात की जाए तो कैपिटल आता है, क्रेडिटर्स आता है, जनरल रिजर्व आता है, रिजर्व फंड आता है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है। अच्छा, यहाँ गुडविल भी आती है, सॉरी उसको याद रखना। और लोन आता है, लोन के बाद बिल्स पेबल आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आता है, कैपिटल आती है। तो ये सारी चीजें लायबिलिटीज में आती हैं। ये सारी बातें आपको पता थी, नहीं पता थी तो मैंने बता भी दी है, तो अब पता चल गई होंगी, ठीक है। बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में दिया हुआ रमेश, मुकेश और महेश समान साझेदार हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 20,000, 22, 25 और 2500 रुपये दी। उनकी पूंजी दी है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे कैपिटल लिख लेते हैं। आप सबको पता है कि कैपिटल इसको यहाँ पे लिखते हैं, और जो लोग बार बार सवाल लगा रहे होंगे उनको पता भी चला होगा, ठीक है। तो किसका है, रमेश, मुकेश और महेश। तो यहाँ पे लिखो रमेश, यहाँ पे लिखो रमेश, यहाँ पे लिखो मुकेश, रमेश, मुकेश और महेश। क्वालिटी बढ़ा लिया करो, 360 पर चलाया करो, कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको क्लियर समझ में आएगा। रमेश, मुकेश और महेश, उनकी पूंजी क्रमशः 2000, 2250 और 2500 है। 2000, 2250 और 2500 है। 2000, 2250 और 2500 टोटल किया तो 0 आया, 5 आया, 5 2 7 आया, 2 2 4 2 6 67 50, 6750 है। कितना है बच्चा, बोले 6750 है। कोई दिक्कत वाली नहीं, रमेश, मुकेश और महेश, ठीक। आगे यदि बात की जाए तो बच्चा क्या दिया हुआ है
बोले आगे यदि बात की जाए तो दिया हुआ है कि उन्होंने श्याम को इस शर्त पर प्रवेश किया कि श्याम 1800 रुपये की ख्याति 1/4 भाग के लिए लाएगा और 2000 अपनी पूंजी के लिए देगा। ये तो आपको पता है कि जो नया साझेदार प्रवेश हुआ है श्याम, वो उसकी पूंजी खाते में जाएगा, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल जब हम बनाएंगे तो बाई कैश लिख देंगे श्याम की पूंजी 2000 रुपया, और जो श्याम ने 1800 रुपये की ख्याति लाया है वो पुराने साझेदारों में बाई साइड ही त्याग अनुपात में बांट दी जाएगी। बच्चे ये सारी बातें आप अपने दिमाग में यहीं से सोच के चलो तो वो चीजें हमेशा बनती रहेंगी। अब आप सोचोगे कि ये तो यहाँ लिखेंगे नहीं, तो यहाँ नहीं लिखेंगे तो कहाँ लिखेंगे? बोले यहाँ नहीं लिखेंगे तो साझेदारों के पूंजी खाते में लिखेंगे। अगर साझेदारों के पूंजी खाते में लिखेंगे तो कहाँ लिखेंगे? बोले सर अगर नए साझेदार का कैश है तो बाई कैश लिख कर लिखेंगे, यानी उसकी पूंजी है, और यदि उसकी ख्याति है तो पुराने साझेदारों में त्याग अनुपात में बांटेंगे। देखिए आपके दिमाग में ये सारी चीजें राउंड बाई राउंड चलती रहनी चाहिए। आगे दिया हुआ है कि दोनों राशियां फर्म में रहेंगी, ठीक है, वापस नहीं ले जाएंगे। पुराने फर्म के दायित्व जो दिए हैं वो 3500 रुपये थे। अब देखो दायित्व का मतलब यहाँ पे क्या है? बोले दायित्व का मतलब तो इधर से ही है। अब यहाँ पे दायित्व इतने सारे होते हैं तो आप कोई भी लिख दो, तो यहाँ पे मैंने क्रेडिटर्स लिख दिया। कितने? बोले 3500 रुपया। आप मेरे से बोलोगे सर दायित्व का मतलब तो बिल्स पेबल भी हो सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है, तो भाई आप बैंक ओवरड्राफ्ट लिख दो, भाई आप बिल्स पेबल लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि यदि यहाँ पे अगर आपको लिखना है और कैपिटल लिखा हुआ है और शेष दायित्व है तो शेष दायित्व क्रेडिटर्स ही आपको लिखना होता है, नॉर्मली ऐसा ही होता है। तो इसलिए मैंने क्रेडिटर्स में लिख दिया 3500। इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर आपने यहाँ पे बिल्स पेबल या लोन या कुछ भी लिख दिया। बस यहाँ पे जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड या प्रॉफिट एंड लॉस मत लिखना, ठीक है, नहीं तो उसको लिखोगे तो वहां बांटना पड़ेगा, इस बात को नोट करना। तो क्रेडिटर्स लिख दिया हमने 3500 रुपये के थे। आगे दिया हुआ इधर अगर आ जाओ तो बोल रहा है 1550 रुपया रोकड़ है, तो भाई कैश लिख दो 1550 रुपया। कैश कितना लिख दो? 1550 रुपये। अकाउंट नहीं लिखा जाता है बैलेंस शीट में, बच्चा याद रखना। कैश लिख दिया 1550 रुपया। आगे अगर बात की जाए तो मोटर दिया हुआ है 1500 रुपया। ये वसूली नहीं है बेटा, सॉरी ये पुनर्मूल्यांकन नहीं है, ये उसकी वैल्यू ही दी हुई है। अभी मोटर की वैल्यू कितनी दी है? बोले मोटर की वैल्यू दी है 1500 रुपया। आगे अगर बात की तो फर्नीचर दिया हुआ है 500 रुपया। काफी सारे बच्चों ने लगा तो लिया लेकिन करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, तो एक बार इसको मैच कर लेना। फर्नीचर कितना दिया हुआ है? बोले फर्नीचर दिया हुआ है 500 रुपया। बच्चा फर्नीचर कितना दिया हुआ है? 500 रुपया। अगर बात की जाए बेटा स्टॉक की, तो स्टॉक को भी ध्यान से देखो। स्टॉक कितना दिया हुआ है? बोले स्टॉक का दिया हुआ है 2800 रुपया। बच्चा स्टॉक कितना दिया हुआ है? बोले स्टॉक दिया हुआ 2800 रुपया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे यदि बात की जाए तो बच्चा क्या दिया हुआ? देनदार 3900 के दिया हुआ। डेप्टर्स भी दिया हुआ है बच्चा। क्या दिया हुआ? बोले डेप्टर्स। डेप्टर्स कितना दिया हुआ? बोले डेप्टर्स दिया 3900 रुपया, यानी कि 3900 रुपया। डेप्टर्स कितना दिया हुआ? बोले 3900 रुपया, यानी 3900 रुपया। क्लियर है? यहां तक तो कोई दिक्कत आपको आने वाली है नहीं, बहुत ही सिंपल सा था। ये मैंने कंप्लीट कर दिया बच्चे, ये मैंने कंप्लीट कर दी। ये बैलेंस शीट अगर आपको बनी हुई होती तो थोड़ा सा आपका काम आसान हो जाता। ये इस बार क्वेश्चन में नहीं बना के दिया था। अब आप दोनों साइड के योग को प्लस कर दो, निश्चित रूप से आपका आंसर आ रहा होगा। मतलब आंसर का मतलब इनका योग आ रहा होगा, क्योंकि आप सबने बचपन से पढ़ रखा है कि बैलेंस शीट के दोनों पक्षों का योग क्या होता है? बोथ आर साइड इन इक्वल, यानी दोनों साइड के योग जो होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। इनको आप ऐड करो तो ये यहाँ पे 0 आएगा, 5 5 5 5 5 आएगा यहाँ पे। इसको ऐड करो तो 5 5 10 5 15 15 8 5 23 23 9 32 की 2 आएगा, हासिल आई 3 3 3 6 2 8 1 9 9 1 10 10,250 10,250। यहाँ पे भी आप करोगे तो 0 5 7 5 12 और 6 3 9 1 10 10,250 आएगा। तो ये हमारी बैलेंस शीट एक बनके तैयार हो गई। कुल मिलाकर के इस क्वेश्चन में नया बस इतना ही था, इतना ही नया था कि ये बैलेंस शीट जो दी हुई थी ये बना के नहीं दी हुई थी। और बच्चे यदि बैलेंस शीट बना के नहीं दी हुई थी तो बस कुछ नहीं करना था यार, बैलेंस शीट हमको बना लेना था, दिक्कत वाली क्या बात है भाई। यदि बैलेंस शीट बना के नहीं दी हुई थी तो हमने बैलेंस शीट बना ली। अब देखो बैलेंस शीट हमारे पास बनी हुई है, क्वेश्चन में हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेना है। क्या बनाना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। ध्यान से देखना, रिवैल्यूएशन अकाउंट। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर अगर हमने ये बैलेंस शीट नहीं बनाई तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको नंबर इस बैलेंस शीट का कदापि नहीं मिलने वाला है। आपको जो नंबर मिलने वाला है वो रिवैल्यूएशन का बनेगा। तो सर ये बैलेंस शीट बना करके टाइम क्यों बर्बाद करें? तो आप अगर डायरेक्टली करोगे तो हो सकता है आपका सवाल गलत हो जाए। कैसे गलत हो जाए बात को समझना। भाई हमने बना लिया, हमारे पास सारा डेटा मौजूद है, हमने बना लिया, हमारे पास सारा डेटा मौजूद है। अब जैसा क्वेश्चन बोलता जाएगा वैसा हम कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पे ध्यान से देखो, क्वेश्चन ने दिया हुआ है, क्योंकि जब आप आगे जाओगे तो प्रॉब्लम आएगी बच्चा। कैसे? मैं बताऊंगा आपको। आगे दिया हुआ कि मोटर तथा फर्नीचर का मूल्यांकन हुआ। मोटर का हुआ 1300 रुपया और फर्नीचर का हुआ 430। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर मोटर का ही 1300 कैसे हुआ? भाई मोटर तथा फर्नीचर दिया ना, मतलब पहले मोटर का पुनर्मूल्यांकन है फिर फर्नीचर का है। मोटर का हुआ 1300। ध्यान से देखो, मोटर पहले कितने के हैं? 1500 के। अब कितने के हो गए हैं? 1300 के। तो टू मोटर, मोटर के मूल्य में क्या हुई? बोले मोटर के मूल्य में कम हुई। कितनी कम हुई? बोले 200 रुपया।
मोटर के मूल्य में कितनी कमी है? बोले मोटर के मूल्य में 200 रुपये की कमी हुई है। बताओ यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यदि आपके पास बैलेंस शीट नहीं बनी होती तो फिर भी आपसे बन जाता, ऊपर देखते कि मोटर कितने की है, यहाँ कितने की है, ठीक है बन जाता, 200 आ गया। आगे यदि बात की जाए तो क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है कि 430 रुपया, सॉरी 430 रुपया किसका है? फर्नीचर का है। 430 रुपये क्या है? फर्नीचर का है। फर्नीचर हमने यहाँ पे देखा कितना है? बोले 500 है। यहाँ पे फर्नीचर है 500, यहाँ पे फर्नीचर है 430 रुपया। तो फाइनली यदि बात की जाए तो फर्नीचर यहाँ पे कितना दिया हुआ है? बोले फर्नीचर यहाँ पे दिया हुआ 70 रुपया। फर्नीचर यहाँ पे कितना दिया? बोले फर्नीचर यहाँ पे दिया हुआ 70 रुपये। इस बात में तो कोई दिक्कत है नहीं आपको। फर्नीचर दिया हुआ कितना? बोले 70 रुपया। आगे यदि बात करें तो फिर क्या है? बोले आगे यदि बात की जाए तो आगे दिया हुआ है कि फर्नीचर है 430 रुपया। आगे कुछ भी नहीं दिया है इसमें, सीधे बोला पुनर्मूल्यांकन खाता साझेदारों की पूंजी खाता तैयार कीजिए। तो चलिए इसको यहाँ से मिटा देते हैं। इतनी बड़ी लाइन फिर अपन ने क्यों खींच के रखी थी जब दो ही चीज थी। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है बच्चा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो टोटल यदि किया जाए तो यहाँ से टोटल आ जाता है 270 रुपया। कितना आ गया? 270 रुपया। और ये 270 रुपये ही क्या आ जाएगा? बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पार्टिकुलर अमाउंट नहीं लिखेंगे। अरे नालायकों, क्यों नहीं लिखेंगे भाई? अब तो आपको पता चल गया ना पार्टिकुलर अमाउंट की। 14-15 वीडियो पढ़ाने के बाद भी तुमको बताना पड़ेगा कि पार्टिकुलर अमाउंट लिखेंगे वहां पे। हद है, ऐसा मत करो यार। राकेश, मुकेश और महेश। राकेश को बांटना है, राकेश के बाद किसको बांटना है? मुकेश को बांटना है। और किसको बांटना है? महेश को बांटना है। राकेश, मुकेश और महेश। ठीक है, और इतनी मेहनत करिए कि अमित सर के मुंह से आपका नाम निकले। इससे क्या होगा? इससे बहुत कुछ होगा। आपका जो एक अंदर का इनर स्पिरिट है ना, तो आपको लगेगा कि हाँ मेरे में कुछ बात थी तो सर ने मेरा नाम लिया होगा। बाकी ऐसा कछु नहीं है भाई। हम कोई अमिताभ बच्चन या सलमान खान तो है नहीं कि हमारे नाम लेने से तुम करोड़पति बन जाओगे। लेकिन एक शिक्षक उन सबसे बड़ा होता है, इतना याद रखना। ठीक है, तो 90 और 90 आ गया बच्चा। हमने रिवैल्यूएशन भी बना के तैयार कर दिया। अब आप में से कुछ लोग मेरे से एक चीज जरूर पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं? सर यदि मान लीजिए हमने ये बैलेंस शीट नहीं भी बनाई होती, पुरानी वाली ये जो बैलेंस शीट मैंने बना रखी है, सर अगर हमने ये बैलेंस शीट नहीं भी बनाई होती तो भी सर मुझे खास दिक्कत नहीं आती, बिल्कुल दिक्कत नहीं आती। भाई आप क्वेश्चन देख लेते कि यहाँ पे मोटर को दिया हुआ था कितना? बोले 1300। तो आप क्वेश्चन को ऊपर देखते मोटर दिया था 1500, मतलब मोटर के मूल्य में 200 की कमी आई है। क्वेश्चन में दिया होता फर्नीचर 430 रुपये, यहाँ दिया हुआ 500, यानी फर्नीचर के मूल्य में 70 रुपए की कमी आई है। तो ये तो डायरेक्टली भी कर सकते थे। इसकी बनाने की आवश्यकता क्यों थी बच्चा? आवश्यकता थी, आवश्यकता इसलिए थी कि मान लो सपोज दैट क्वेश्चन ने बोलता, मान लो सपोज दैट क्वेश्चन बोलता कि बताइए लेनदारों में कमी हुई है 500, लेनदारों का मूल्य 4000 हुआ है। तो अगर आप नहीं बनाए होते तो आपको पता ही नहीं होता कि ये दायित्व जो है वो लेनदार ही है, ये दायित्व जो है वो लेनदार ही है। और कुछ एक आध रकम ऐसी भी मिलेगी जब दोनों पक्षों का योग बराबर नहीं होगा तो अंतर की राशि को ऑलरेडी यदि दायित्व में कम है तो लेनदार पे ही जाएगा। ये जो मैं बातें बता रहा हूं, जब क्वेश्चन आएगा तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसलिए आप ओल्ड बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो क्लियर होगा। कैसे? कुछ बच्चों को नहीं समझ आ रहा। मान लो सपोज दैट यहां पे एक लाइन लिखी हुई थी कि 3500 रुपये के दायित्व थे। अब अगर मान लो उस लाइन को तुम हटा दो, ध्यान से समझना, ध्यान से ना, अगर तुम उस लाइन को हटा दो, मान लो क्वेश्चन में वो लाइन नहीं लिखी रहेगी। सर लिखी तो है, नहीं लिखी रहेगी दादा, मैं जब बोल रहा हूं तो समझ लो। अगर मान लो वो लाइन नहीं लिखी रहेगी तो ये 3500 तो यहां नहीं होता, तो फिर क्या 10,250 या 6,750 होता? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता था, क्योंकि इधर दोनों पक्षों का योग बराबर होना चाहिए था। तो किधर कम है? बोले दायित्व में। तो दायित्व में फिर 3500 अपने से जोड़ते। अब वो दायित्व क्या होता? बोले क्रेडिटर्स। अब यदि क्वेश्चन में दे दिया कि लेनदार जो है वो 4000 करना है, तो कैसे पता चलेगा कि लेनदार कितने हुए? बोले 3500 थे तो 4000 यानी 500 बढ़े हैं। समझ गए इस बात को? इसलिए ओल्ड बैलेंस शीट बनाना जरूरी है, इसलिए ओल्ड बैलेंस शीट बनाना जरूरी है ताकि पता चले कि कहीं बैलेंस शीट का योग कम या ज्यादा तो नहीं है। इस बात को नोट करना, और यदि कम होगा ज्यादा तो जिधर कम होगा उतना करके जोड़ देंगे। निश्चित रूप से आपको बातें समझ में आ चुकी होंगी। चलो ठीक है, इसकी बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल। हालांकि क्वेश्चन ने नई चिट्ठा भी पूछा है, लेकिन आपको कोई बच्चा, मैं आपसे बता रहा हूं ना, मुझे पढ़ाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं आपको बैलेंस शीट भी बता दूं, मैं आपको कैश अकाउंट भी बता दूं, मैं आपको फलाना भी बता दूं, ढकाना भी बता दूं। क्या करोगी ये बताओ? जब आपका एग्जाम में कभी पूछा ही नहीं गया है तो मैं उस टाइप का गुरु बिल्कुल नहीं हूं कि कुछ लोगों की ऐसी प्रवृत्ति होती है, जैसे कि बहुत सारे बच्चे जैसे मेरे से
ऑनलाइन में बैच मेरा परचेस किया हुआ है, ठीक ना, जैसे मेरा ऑनलाइन बैच परचेस किया हुआ है। अब देखो कुछ की आदत होती है उनको परेशान करने की। उनको कैसे परेशान करने की? उनको परेशान करने की कि आप नई कॉपी बनाओ, ये करो वो करो, फलाना करो ढकाना करो, ये बनाओ ये करो वो करो, है ना। वास्तव में क्या है? वास्तव में सिंपल सी बात है, आपका बच्चों से प्रति लगाव है ही नहीं। अगर आपका बच्चों के प्रति लगाव होता तो आप ऐसे होता है ना कि बहुत सारे ऐसे होते हैं, मैं जानता हूं ना, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक रह चुका हूं, मुझे पता है होता है ऐसे। हमारे यहाँ का रूल ये है, अरे आपके यहाँ का सब रूल है, पढ़ाई पे रूल नहीं है ना। क्लासेस नहीं लग रही हैं, आप कौन सा चैप्टर छोड़ रहे हो, कौन सा पढ़ा रहे हो, वहां का कोई रूल नहीं है ना, सही बात। लेकिन इसका रूल है। क्यों रूल है? क्योंकि बच्चा परेशान हो। अरे जब बच्चे ने सारी चीज बना के रखी हुई है, मान लो आपने मेरी नोट्स तैयार की हुई है, सपोज दैट आपने जैसे मेरी नोट्स तैयार की हुई है, मेरी थ्योरी लिखी हुई है, मेरे सवाल लिखे हुए हैं, है ना। अब यदि मान लीजिए आपका टीचर कहता है नहीं भाई, यहाँ की आप जहां से भी ऑनलाइन पढ़ते हो मेरे से मतलब नहीं, आप मेरी नोट्स बनाओ। सोचो आपका कितना टाइम लॉस कर रहा है, कितना टाइम लॉस कर रहा है। अगर उसको आपके प्रति लगाव ही होता तो क्यों ऐसा बोलता मेरी नोट्स बनाओ? यार सिंपल सी बात है ना। किसी की नोट्स बना के क्या करोगे भाई? आप वो नोट्स देखो जो बच्ची ने बनाई हुई है, अगर उसमें कुछ लगता है कि जोड़ना है तो जोड़ दो उसमें, है ना, सही बात। अगर कुछ सवाल एक्स्ट्रा घटे हुए हैं तो वो कर दो, पढ़ाना नहीं है कुछ भी, लेकिन नोट्स बनवाना है। अब वो बच्चा बेचारा पहले अकाउंट की मेरी नोट्स बनाएगा, फिर अपने स्कूल की बनाएगा, फिर अपने कोचिंग के बनाएगा, फिर फलाना ढकाना, बेचारा मार्च तक नोट्स ही बनाते रहेगा और दस्तखत करवाते रहेगा। बाद में पता चला रिजल्ट है सप्लीमेंट्री फेल। फिर नहीं बोलेगा वो टीचर कि मेरी गलती थी, इस कारण से फेल हो गया, मैंने लिखाने में ज्यादा टाइम बर्बाद किया। भाई मेरे, नोट्स बनाने से ज्यादा पढ़ने पे ध्यान दो, नोट्स बनाने से ज्यादा पढ़ने पे ध्यान दो। ये पढ़ाई आपको जीवन भर काम आएगी। अरे नोट्स तो अभी बना करके कर दोगे, टाइम बर्बाद करना है, एक बार बना लो कंप्लीट कर दो। कोई बोला घरों में बोलो अपने जा करके, पढ़ाई तो कुछ करवाना नहीं है, फालतू का परेशान किए रहते हैं लोगों को, है ना, सही बात। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जिसकी जो इच्छा है वो करते रहे। लोग समझ चुके हैं मैं कहाँ क्या बात कर रहा हूं। इसलिए नोट्स बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि चीजों को लॉजिकली समझो। जब आप समझ जाओगे तो नोट्स तो आप वैसे भी बना डालोगे और बना करके अपना करते जाइए, ठीक है। और इससे ज्यादा अगर कोई कॉन्सेप्ट कहीं से मिल रहा है, हाँ, अगर इससे ज्यादा कहीं से कोई कॉन्सेप्ट मिल रहा है तो निश्चित रूप से फिर वहां की नोट्स आप लिखिए, वहां की नोट्स आप लिखिए, मांगिए कि आप अपनी नोट्स दीजिए। और वहां से 1% अगर ज्यादा मिल रहा है ना, तो फिर बताइए कि सर आपकी नोट्स हम नहीं बनाएंगे, उनकी बनाएंगे, वहां से 1% ज्यादा मिल रहा है। तो ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं है, फालतू में परेशान किए रहते। एक तो बच्चे पढ़ते नहीं है, दूसरा इतना प्रेशर, ये करो वो करो, फलाना करो ढकाना करो। अरे बच्चे को पढ़ाने पे टाइम लगाओ यार, पॉलिटिक्स में नहीं। अच्छा बच्चा भी इतना स्टूपिड है कि उसको भी पढ़ना ओढ़ना है नहीं, है ना, यहाँ की वहाँ यहाँ की वहाँ। फालतू में परेशान रहोगे बेटा, जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। मेहनत करो, शॉर्टकट केवल मेहनत है, ठीक है। बाई बैलेंस बीडी, बच्चा बाई बैलेंस बीडी कितना दिया हुआ ध्यान से देखो। बोले बाई बैलेंस बीडी दिया हुआ है क्वेश्चन पे 2000, 2250 और 2500, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 2000। बाई बैलेंस बीडी कितना दिया हुआ 2000, यहाँ पे कितना है 2250 और यहाँ पे दिया हुआ है 2500, ठीक है। 2000, 2250 और 2500। यहाँ पे अगर बात की जाए तो फिर क्या है, एक कॉलम और खींच दो कैश का जो खींचा हुआ है, बाई कैश अकाउंट। नया साझेदार कौन है? नाम लिख दोगे ना, यहाँ पे नाम लिख दोगे ना, राकेश, मुकेश और महेश। नया साझेदार है श्याम। श्याम कितनी पूंजी लाता? बोले श्याम पूंजी लाता 2000 रुपया। श्याम कितनी पूंजी लाता? बोले श्याम पूंजी लाता 2000 रुपया। श्याम कितनी पूंजी लाता? बोले श्याम पूंजी लाता 2000 रुपया। दिख रहा ना यहाँ तक? नीचे एक बार चेक कर लेता हूं मैं, ठीक है, दिख रहा 2000 रुपया तक दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। उसके आगे जाएंगे तो नहीं दिखेगा थोड़ा सा, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा और लिख देते हैं, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, लास्ट ही ये मद है, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल कितनी है? बोले जो गुडविल क्वेश्चन में दी हुई है, वो गुडविल दी हुई है जो नए साझेदार ने लाई थी, वो थी 1800। पुराना अनुपात दिया हुआ है, बोले नहीं दिया हुआ है तो मतलब बांट दो 600 में, कोई दिक्कत नहीं है, समान अनुपात में बटेगा। क्योंकि नया अनुपात नहीं दिया हुआ है तो पुराना अनुपात ही क्या होगा? बोले पुराना अनुपात ही नया अनुपात होगा, सॉरी पुराना अनुपात ही त्याग अनुपात होगा। यदि नया अनुपात नहीं दिया हुआ तो पुराना अनुपात ही त्याग अनुपात होगा। तो मैंने बांट दिया 600, 600 और 600। यहाँ पे लॉस आया था तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर दिया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। कितना? बोले यहाँ पे 90 कर दिया, यहाँ पे 90 कर दिया, यहाँ पे 90 कर दिया, ठीक है। अगर लास्ट का यहाँ नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोल भी तो रहा हूं, इसमें कोई इशू वाली बात तो यहाँ पे है नहीं, ठीक है। और भी कुछ इसमें है क्वेश्चन में, देखो जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसा तो कुछ इसमें दिया हुआ नहीं है, बस यहाँ पे जोड़ के घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा क्लियर हो गया। ये 2600 योग आएगा, ये 2600 आपको नहीं दिख रहा होगा जहां पे मैं 2600 लिख रहा हूं, हो सकता है, ठीक है। तो मैं बोल भी तो रहा हूं तो थोड़ा सा समझ भी लेना, मैं बोल रहा हूं तो थोड़ा सा समझ लेना भाई। इसका योग यहाँ 2600 आएगा, मैं थोड़ा और ऊपर किए दे रहा हूँ, रुक जाओ। वैसे आप समझ गए हो, कोई दिक्कत वाली बात है। इसका योग यहाँ से मैं किए दे रहा हूँ, ठीक है। इसका योग यहाँ पे 2600 आएगा, ठीक है। इसका योग यहाँ पे आएगा 28
2850 और यहाँ पे इसका योग आएगा 3100 और यहाँ पे इसका आएगा 2000। ठीक है, समझ पा रहे हैं? बस जोड़ के घटा दो यार, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। टू क्या आ जाएगा? बोले टू बैलेंस शीट डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टू बैलेंस शीट डी आ जाएगा। क्या करना? बोले 2600 में 90 घटाओ तो कितना आ जाएगा? 2510 आ जाएगा। 2850 में 90 घटाओ तो कितना आ जाएगा? बोले 0 आ गया। 15 में 9 गया 6, 2760 आ जाएगा। और अगर 3100 में 90 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? बोले 3010 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर घटाओगे तो कितना आ जाएगा? बोले 2000 ही आ जाएगा। तो ये आ गया 2000 सेम एज इट इज। ये आ गया आपका 3100 रुपया। ये आ गया आपका 2850 और आपका ये आ गया 2600 रुपया। ये कितना आ गया? 2600 रुपया। क्लियर है? यहाँ पे आंसर आ गया होगा 2510, 2760, 3010 और बिल्कुल 2000 रुपया। कोई दिक्कत नहीं है, तो सवाल बनके तैयार हो चुका है। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने क्यों बताया, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये कॉन्सेप्ट क्यों हुआ, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों निश्चित रूप से ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 39 में। बच्चा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलो ठीक है। और थोड़ा सा अपने हक के लिए लड़ा करो। ठीक है, अगर कहीं पे कोई कमी है तो उसके लिए खड़े हो। अगर आपको समझ में नहीं आता ना मेरा पढ़ाया हुआ और आपने पैसे दिए हुए हैं, तो मेरे को लगा करके 10 गालियां फोन पे दो कि सर आपने मेरा पैसा रिटर्न करो, आप जो पढ़ाते हो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। लेकिन आप लोगों की आदत क्या है ना, अपने अधिकार के लड़ते नहीं हो। क्यों नहीं लड़ते हो? क्योंकि आपका पैसा थोड़ी जा रहा, आपके माता पिता का पैसा जा रहा। कभी उस पिता से पूछना कि उसने 300 रुपया, 600 रुपया, 500 रुपया जो आप स्कूल में या हमें दे रहे हो, कहां से कमा के लाए, कितनी मेहनत करके कमा के लाए। ठीक है, जब 10 से 12 घंटा पीता तब जाकर कि एक दिन की इनकम उसकी होती है 200, 250, 300 रुपया। ठीक है, इतना याद रखना। सबके पिताजी करोड़पति नहीं, और जिनके करोड़पति होते भी है ना, उनकी भी पेमेंट और उनकी भी मेहनत के बारे में पहले सोचना कितनी मेहनत की होगी। तो अगर आपको समझ में चीजें नहीं आती, आपका पैसा लग रहा है, तो उस पैसे का इस्तेमाल करो। नहीं समझ में आ रहा, मेरे को 10 बार फोन लगा के मेरे से मांगो, आपने पैसे दिए हुए हैं मुझे और मैं आपको बिल्कुल पढ़ाऊंगा। नहीं पढ़ाऊंगा, 1000 गालियां मेरे को दो फोन लगा लगा करके कि सर आपका पढ़ाया हुआ मुझे नहीं समझ में आ रहा। लेकिन आपकी आदत क्या है ना, आपके तो पैसे लग रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जाके बैठे हैं स्कूलों में जाकर के बैठे हैं। अगर मान लो सपोज दैट कहीं ऐसा है कि नहीं अगर समझ में आ रहा, नई चीजें चल रही हैं, तो यार उसका विरोध करना सीखो। यहीं से तो एक छात्र जीवन क्या है, एक छात्र जीवन का मतलब ये कदापि नहीं होता है कि आप शांति से बैठे रहो। अरे अपने हक के लिए आदमी को लड़ना चाहिए यार। अब मैं ऐसा नहीं, मैं तलवार लेके बोल रहा हूं या बंदूक लेके बोल रहा हूं कि लड़ो, लेकिन कहने का मतलब ये कि अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ नहीं समझ में आ रहा है, या किसी का पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा है, या कोई लापरवाही कर रहा है, तो अगर आपको वहां पे पैसा लग रहा है तो निश्चित रूप से आपको वहां पे बोलना चाहिए। ठीक है, अपने, और कम से कम किसी से बोलो या ना बोलो, लेकिन उस गार्जियन से तो बताओ असलियत क्या है, जो पैसे दे रहा है बेचारा, है ना। जिस दिन कमाओगे ना उस दिन पैसे की वैल्यू बेटा पता चलेगी, पैसे कैसे होते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में। चलो जल्दी से, 39 38 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर बच्चा 39 में चलते हैं। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 39 को। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 भी। लग गया सर? चलो, पंकज और कमल एक फर्म में 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। 1/6 लाभ के लिए मनोज को साझेदार बनाते हैं, जो कि अपना समस्त लाभ पंकज से खरीदता है। मनोज ख्याति की राशि लाने में असमर्थ है। इस बात को याद रखना कि मनोज अपने ख्याति नगद लाने में असमर्थ है। आपको एंट्री याद है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मनोज ख्याति की राशि लाने में असमर्थ है, इसकी एंट्री क्या होती है? बोले सर इसकी एंट्री होती है न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब जब भी हम बैलेंस शीट बनाएंगे, इसका मतलब बच्चा जब भी हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो किधर कॉन्सेप्ट जाएगा? बोले टू साइड में जरूर आएगा। टू में क्या लिखेंगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ख्याति की राशि को कहां लिखेंगे? नए साझेदार के कॉलम में। कहां लिखेंगे? नए साझेदार के कॉलम में। आगे दिया हुआ है एक, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है इसको याद रखना कि पंकज और कमल साझेदार हैं, नया मनोज बना है। मनोज अपना समस्त लाभ पंकज से खरीदता है। यदि मनोज अपना समस्त लाभ पंकज से खरीदता है, इसका मतलब यह है कि त्याग केवल किसने किया हुआ है? पंकज ने। तो ख्याति केवल किसको मिलेगी? बोले पंकज को। इसमें गलती मत करना बेटा, पंकज और कमल 2 साझेदार हैं, और जो नया साझेदार शामिल हुआ है जिसका नाम है मनोज, मनोज अपने लाभ का हिस्सा केवल पंकज से प्राप्त करता है। तो यदि लाभ का हिस्सा केवल पंकज से प्राप्त करता है तो निश्चित रूप से ख्याति भी किसको ला करके देगा? पंकज को। याद है आपको? याद है आपको लाभ की गारंटी जिसने लाभ दिया था अपने हिस्से का? तो इस बात को भी आप याद कर लीजिएगा। मनोज ख्याति नगद लाने में असमर्थ है, ठीक है, 8000 की पूंजी लाता है वो। ख्याति का मूल्य 10,000 आंका गया है।
पंकज की पूंजी कितनी है, बोले 10,000 रुपया है, कमल की पूंजी 6,000 है, फर्म के समस्त ऋणदाता 8500 के थे, रोकड़ के अतिरिक्त फर्म के पास स्टॉक 9500 का है, फर्नीचर 2500 रुपया का है, देनदार 5000 रुपये के हैं, भवन 7000 रुपया का है, भवन का मूल्य 8000 अनुमानित किया गया, स्कंद और फर्नीचर के मूल्य में 10% की कमी की गई तथा देनदारों को 5% संदिग्ध ऋण संचित कोष बनाया गया, आवश्यक खाते बनाइए। तो सबसे पहले तो हमें ओल्ड बैलेंस शीट बना लेना है बच्चा, सबसे पहले तो हमें ओल्ड बैलेंस शीट बना लेना है जो कि क्वेश्चन पे नहीं दी हुई है। सबसे पहले बच्चा हमको ओल्ड बैलेंस शीट बना लेना है जो क्वेश्चन पे नहीं दी हुई है, ठीक है, क्योंकि ताकि हमारा सवाल थोड़ा सा क्या हो जाएगा उससे, बोले अगर हमने ओल्ड बैलेंस शीट बना लिया तो निश्चित रूप से हमारा सवाल सरल हो जाएगा और जल्दी से वो क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, जल्दी से क्या हो जाएगा, वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, यहां पे लायबिलिटीज जाएगा, यहां पे अमाउंट जाएगा, यहाँ पे एसेट्स जाएगा, यहाँ पे अमाउंट जाएगा। ठीक है, इतनी बड़ा वैसे बनाने की जरूरत थी नहीं, ठीक है, आपका इतने में कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिखने की जरूरत है, बोले बिल्कुल लिख दीजिए, स्टार्टिंग है लायबिलिटीज अमाउंट, ये वो बैलेंस शीट बच्चा बना रहा हूँ जो क्वेश्चन में पहले से बना के देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया हुआ, तो नहीं दिया हुआ तो बना लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी, अगर नहीं दिया हुआ तो हमसे बनाते भी तो आती है। लायबिलिटीज हमने कर दिया, यहाँ पे हमने अमाउंट कर दिया, यहाँ पे हमने बच्चा एसेट्स कर दिया और यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, बोले सर अमाउंट कर दिया। अब जैसा क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसे अपन को करते जाना है, जैसा क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसे अपन को करते जाना है। क्वेश्चन ने पहले बोला हुआ है कि जो बात क्या है, बोले ये बोला हुआ है कि समस्त ऋणदाता 8500 के थे। ऋणदाता का मतलब क्या है, क्रेडिटर से है। ऋणदाता का मतलब बच्चा किससे है, क्रेडिटर से है। ऋणदाता का मतलब किससे है, क्रेडिटर से है। ओके ना, तो क्रेडिटर्स के बारे में अपन का क्या कहा गया, बोले जो भी ऋण थे वो ऋणदाता हैं, वो क्या कहलाते हैं, बोले जो भी ऋणदाता होते हैं वो सारे के सारे क्रेडिटर्स कहलाते हैं। और यहाँ पे जो ऋणदाता दिया हुआ है वो कितना दिया, 8500 रुपये के, तो आपको सीधे यहाँ पे क्या लिख देना, बोले 8500 रुपया, कितना लिख देना, बोले लिख देना है 8500 रुपया। ठीक है, आगे की बात की जाए तो क्या दिया हुआ है, बोले आगे दिया हुआ है कि रोकड़ के अतिरिक्त फर्म के पास स्टॉक भी दिया हुआ है 9500 रुपया। भाई कैश तो दिखा हुआ नहीं है, तो ठीक है, कैश नहीं दिया हुआ तो यहाँ पे छोड़ देते हैं, स्टॉक दिया हुआ है। स्टॉक कितना दिया हुआ है, बोले स्टॉक दिया हुआ है क्वेश्चन में, स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ 9500 रुपया। स्टॉक कितना दिया हुआ है, 9500 रुपया। ठीक है, आगे यदि बात की जाए, कैश नहीं दिया हुआ, बोला कैश के अतिरिक्त यानी रोकड़ के अतिरिक्त, रोकड़ के बाद दिया हुआ है। ठीक है, स्टॉक दिया, स्टॉक के बाद फर्नीचर है 2500 रुपया। फर्नीचर कितना है, 2500 रुपया, तो यहाँ पे लिखो फर्नीचर। फर्नीचर कितना है, बोले फर्नीचर है 2500 रुपया। फर्नीचर कितना दिया हुआ, बोले फर्नीचर दिया हुआ है 2500 रुपया। आगे देनदार दिया हुआ है 5000 रुपया, तो डेप्टर्स लिखो 5000। आगे देनदार दिया हुआ है 5000, तो डेप्टर्स लिखो कितना, बोले 5000। डेप्टर्स कितना है, बोले सर डेप्टर्स है 5000 रुपया। आगे अगर भवन की बात की जाए तो भवन है 7000 रुपया, तो बिल्डिंग लिखो 7000। भवन है 7000, तो बिल्डिंग कितना लिखो 7000। बिल्डिंग कितना लिखना है, 7000 रुपया में। बिल्डिंग कितनी है, 7000 में। आगे बात की जाए तो अब भवन का मूल्य अनुमानित किया गया, मतलब रिवैल्यूएशन है। स्कंद और फर्नीचर के मूल्य में कमी की गई, रिवैल्यूएशन है। देनदारों पर 5% संदिग्ध ऋण यानी रिवैल्यूएशन है, लेकिन यहां तक रिवैल्यूएशन नहीं था, यहां तक रिवैल्यूएशन नहीं था। गलती मत कर देना, इसके बाद ये नहीं कि नालायकों जैसे फिर से लिख दो भवन का मूल्य 8000। भवन एक बार लिख तो दिया 7000, अब दोबारा थोड़ी लिखोगे। अनुमानित का मतलब क्या है, बोले वो आपका एडजस्टमेंट वाला दिया हुआ है। अब देखो, जब इधर के योग, बात को ध्यान से समझना, ठीक ना, बात को ध्यान से समझना। कैपिटल दी हुई है क्या साझेदारों की, नए साझेदारों की कैपिटल दी हुई है, बोले बिल्कुल दी है। पुराने साझेदारों की कैपिटल दी हुई है क्या, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। तो जब हमने क्वेश्चन को ध्यान से देखा तो यहाँ पे पंकज की पूंजी 10,000, कमल की पूंजी 6,000, तो यहाँ पे लिखो कैपिटल, यहाँ पे लिखो कैपिटल, और यहाँ पे लिखो पंकज की पूंजी, यहाँ पे लिखो पंकज की पूंजी, और यहाँ पे लिखो कमल की पूंजी। पंकज और कमल की कैपिटल भी दी हुई है, ठीक है। पंकज की पूंजी कितनी दी हुई है और कमल की पूंजी, पंकज की पूंजी है 10,000, कमल की है 6,000। पंकज की पूंजी है 10,000 और कमल की है 6,000। टोटल यदि बात की जाए तो कितना दिया, बोले 16,000। टोटल कितना दिया, 16,000। इनका योग करो कितना आता है, बोले इसका योग ज्यादा आता होगा, 0 0 5 8 6 14 और 1 24,500। इसका योग कितना है, बोले इसका योग है 24,500 रुपया। इसका योग कितना है, 24,500। इसको जोड़ करके जल्दी से घटाओ तो इसका योग है 24,500 रुपया। 24,500 में से इनको योग करो, टोटल नहीं आता होगा बराबर ये, क्योंकि कैश के अतिरिक्त बोला ना तो अंतर की राशि कैश आएगी। टोटल करो इनको, कितना आ गया, बोले 0 आया, 0 आया, 5 5 10 10 10 आया, 0 आया, 9 2 11 11 5 16 16 16 7 6 13 23 23 1 24। 500 का अंतर आ रहा ना, ये 500 का अंतर क्या रहा होगा, कैश रहा होगा। ये 500 का अंतर क्या रहा होगा, कैश रहा होगा।
देखिए फर्क नहीं पड़ा, फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि ये कैश था। अगर बाय डिफॉल्ट ये कैश की जगह अगर यहां पे कैश दिया होता और लेनदार नहीं दिया होता तो फिर पूरा का पूरा 9,000 रुपया क्या होता, लेनदार होता। अगर वहां पे 500 दिया होता, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है बेटा, कहने का मतलब ये है कि दोनों साइड का योग क्या होता है, बराबर होता है। और यदि बराबर नहीं है तो फिर क्या करें भाई, यहां तो इतनी सारी एसेट्स होती हैं, तो यदि वहां पे कैश नहीं है तो कैश इंपॉर्टेंट है, और यहां लेनदार नहीं है तो लेनदार इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यदि यहां पे मान लो कैश 300 दिया होता तो 200 रुपया आप टूल्स में डाल देते, 200 रुपया आप कहीं पे भी डाल देते, उससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगर ये कोई बोलता है कि सर आपने कैसे जाना कैश में, भाई साफ साफ क्वेश्चन में दिया हुआ रोकड़ के अतिरिक्त अन्य संपत्तियां हैं, मतलब रोकड़ कुछ है लेकिन अन्य संपत्ति ही है, तो रोकड़ कितना होगा, बोले 500, क्योंकि टोटल योग कितना आता है 24,500 रुपया। और यहां पे अगर मान लो ये 16,000 बार दिया होता तो शेष यहां का बराबर करना होता, तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि यहां पे उसका उत्तर अलग आता, 16,000 में से 24,500 को घटाते, जो भी आता वो क्या होता, बोलिए सर क्रेडिटर्स होता। ठीक है, इस बात को भी नोट करना। सॉरी 9,000 नहीं होता क्रेडिटर्स, फिर कितना होता, 16,000 में 24,500 घटाते तो कितना आता भाई, 16,000 इसको घटाते तो 0 होता 5, 14 में 6 गए 8, 8500 होता। कितना होता, 8500 होता। सॉरी 9,000 मैंने गलती से बाई मिस्टेक बोल दिया था। ठीक है, ओके। अब यहां पे देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। कंफ्यूजन मत पालना बच्चा, ठीक है, कंफ्यूजन मत पालना। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, नहीं बनाना तो मत बनाना, अभी कोई दिक्कत नहीं जाएगी। इतना कठिन सवाल आएगा नहीं कि यहां पे क्रेडिटर्स गायब रहेगा, क्रेडिटर्स लिखा रहेगा और नीचे रिवैल्यूएशन में क्रेडिटर्स के बारे में कुछ कहा रहेगा। ऐसा बहुत रेयर केस में होता है, लेकिन चीजें हैं तो थोड़ा सा जान लो। ठीक है, चीजें हैं तो थोड़ा सा जान भी लो। पुरानी बैलेंस शीट भी बनाने के लिए नहीं आएगी जो बच्चा पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां पे रिवैल्यूएशन बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बोले क्वेश्चन में दिया हुआ है भवन का मूल्य 8,000 अनुमानित करना है। भवन कितने के थे, 7,000 के थे। कितना अनुमानित करना है, 8,000। कितना बढ़ा दो, 1,000। तो बाई बिल्डिंग कर दो। कितना कर दो बाई बिल्डिंग, बोले बाई बिल्डिंग कर दो 1,000 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है। आगे यदि बात की जाए तो क्या बोला हुआ है, बोला हुआ है स्कंद और फर्नीचर में 10% कमी करना है भाई, टू स्टॉक। अब देखो आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधी सी बात है, यहां पे बना हुआ स्टॉक में 950 आ जाएगा। स्टॉक के बाद किसमें कमी के लिए बोला, बोले फर्नीचर में, तो फर्नीचर कर लो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फर्नीचर में कितना करना है, 250 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक में भी हो गया, फर्नीचर में भी हो गया। आगे की यदि बात की जाए तो क्या दिया हुआ है, बोले सर 5% देनदारों पर है, तो बैड डेब्ट्स रिजर्व है। अब कुछ बच्चे मेरे से बोलेंगे कि बैड डेब्ट्स रिजर्व इधर कैसे आएगा, अरे नालायक नहीं तो ऐसे कैसे नहीं आएगा, बोले सामान्य संचय किधर आता है, डूबत ऋणों का आयोजन कहां आता है, इधर ना आता है, से कम यहां होता है। अब ये यार छोटी छोटी बात अगर नहीं बन रही है तो फिर बार बार वही रिवीजन मेरे से करवाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा यार, ऐसे ना करो यार। इतना कहर हम पर मत बर पाओ यार, उतना ही बर पाओ जितना की बन सके। इतना बर पाओगे तो हम कहीं का ना रह जाएंगे भाई। और कुछ दिया हुआ है, बोले कुछ नहीं दिया हुआ, तो चलो ठीक है जोड़ के घटा दो ना यार, दिक्कत वाली क्या बात है। किधर के ज्यादा रहा, इधर क्या आ रहा होगा, ठीक है, तो इसको जोड़ो। कितना आ रहा, बोले 9 2 11 2 13 0 5 3 15 9 2 11 2 13 1300 कितना आ गया भाई, 1450 आ गया। कितना आ गया, 1450। बाई लॉस लिख दो, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दो, या बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल लिख दो, एक ही बात है। सर एक बताइए ना क्या लिखना है, तो बता तो रहा हूं, चाहे बाई प्रॉफिट एंड लॉस लिख दो, चाहे बाई लॉस लिख दो, और चाहे बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहां पे लिख दो। इन सबका मतलब बच्चा एक ही होता है, बच्चा इन सबका मतलब एक ही होता है। तो आप परेशान मत हुआ करो, जितनी बातें मैं वहां पे लिखता हूं ना, वो आप उनमें से कुछ भी लिख दोगे तो उसमें कोई भी इशू नहीं होने वाला है बच्चा, कोई भी इशू नहीं होगा। तो यहां पे ध्यान से देखो कौन कौन साझेदार है, बोले पंकज साझेदार है, पंकज है, पंकज के बाद क्या है, कमल है, पंकज के बाद क्या है, बोले कमल है। हिस्सा कितना है, बोले पंकज और कमल का जो हिस्सा है वो 3:2 है, यानी कि 3/5 और 2/5, 3/5 और 2/5। तो इसको बांट दो, 5 9 45 9 3 27 270 आ जाएगा। इसको बांटोगे 5 9 45 9 2 18 180 आ जाएगा। तो 270 और कितना आ गया, बोले 180 आ गया। 270 और 180 आ गया बच्चा। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो आप मिस्टेक कर सकते थे। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जहां पे आप मिस्टेक करना बनता था, लेकिन अब आपसे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को जब पार्टनर्स कैपिटल पूछी जाएगी तो आप कंफ्यूजन में आ सकते हैं, आप कंफ्यूजन में आ सकते हैं। क्वेश्चन में जरूर पार्टनर्स कैपिटल पूछी जाएगी, और कंफ्यूजन केवल एक चीज क्रिएट करेगा, जो ख्याति को नगद लाने में असमर्थ है। हालांकि वो बच्चे जिन्होंने मेरी क्लास को बहुत शुरुआत से अच्छे ढंग से रट्टा नहीं मारा होगा, समझा होगा, उनसे ये सारा कॉन्सेप्ट बन जाएगा। बाकी आप दुनिया के कहीं से भी पढ़ डालो,
कुछ भी कर डालो, केवल आपको रट्टा मरवाया जाएगा, एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं किया जाएगा। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, लेकिन यहां पे चीजें आपको एक्सप्लेन करके बताई जाएंगी, ठीक है। यहां पे आप समझ गए होंगे कि ये क्या करना है। मैंने पार्टनर्स कैपिटल इसी के नीचे बना दिया, डेट, पार्टिकुलर, पंकज, कमल, और नया साझेदार कौन है, जिसका नाम क्या है, बोले नया साझेदार जो है मनोज है। फिर यहाँ पे डेट, पार्टिकुलर, पंकज, कमल और मनोज, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले अपन को लिखना है बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। देखो यहां तक तो कुछ मुझे समझाना नहीं था, तो बहुत नॉर्मल तरीके से मैं इसको करवाए दे रहा था, ठीक है। यहाँ पे आप लिखो, यहाँ पे कितना आएगा, बोले 10,000 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, बोले सर 6,000 आएगा, ठीक है। बाई कैश लिखो जल्दी से, जो नया साझेदार है वो कैश अकाउंट कितना लाता है, पूंजी कितना लाता है नया साझेदार के अकाउंट में। मैंने पहले ही आपको बताया था बाई कैश लिखना है, और बाई कैश कितना लिखना है, बोले बाई कैश लिखना है नया साझेदार जो पूंजी लाता है वो 10,000, सॉरी नया साझेदार पूंजी 8,000 लाता है, तो वो पूंजी कितनी लाता है, बोले उसके कॉलम में 8,000 लिखो। फिर उसके बाद क्या लिखो, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल लिखो, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल कितना करना है, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। बोले बाई प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाता है वो, बोले गुडविल लाता है 10,000। अब गलती यहां पे करोगे, अब आप 10,000 को क्या करोगे, 3:2 के अनुपात में बांटोगे। ध्यान से समझना। अब इस पूरे क्वेश्चन को मुझे यही कॉन्सेप्ट बताना था। मैं कैमरे को थोड़ा सा नीचे किए दे रहा हूं ताकि आपको ये वाला पोर्शन यहां से अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। थोड़ा सा वेट करिए, मैं कैमरे को थोड़ा सा नीचे कर रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको चीजें आप समझो। इस सवाल का एक सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु बस यही था, गुडविल। इसकी क्यों इंपॉर्टेंट थी, बात को समझो। गुडविल कितनी थी, बोले 10,000 थी। इसको क्या करते हैं, बोले पुराने साझेदारों में बांटते हैं। किस अनुपात में, बोले त्याग अनुपात में। एक बात बताओ, पुराने साझेदार हैं कितने, बोले 2 हैं। कौन कौन, बोले पंकज है और कमल है। तो एक बात बताओ, यहां पे त्याग अनुपात किसका होगा, बोले दोनों का होगा, जी नहीं। त्याग अनुपात किसका होगा, बोले पंकज का होगा। क्यों, क्योंकि नया साझेदार है कौन, बोले नया साझेदार जो है श्याम है। नया साझेदार कौन है, श्याम है। नया साझेदार कौन है, श्याम है। और श्याम, सॉरी मनोज है, सॉरी नया साझेदार कौन है, मनोज है। नया साझेदार कौन है, मनोज है। और जी ये मनोज है, ये लाभ का हिस्सा किससे प्राप्त करता है, पंकज से। ये संपूर्ण लाभ का हिस्सा किससे प्राप्त करता है, पंकज से। तो ये अपनी पूरी ख्याति केवल किसको देगा, पंकज को। यानी पूरा ख्याति कितना है, 10,000। वो किसका हिस्सा है, बोले पंकज का। तो पंकज के कॉलम में जाएगी, पंकज के कॉलम में जाएगी, कमल के कॉलम पे नहीं जाएगी। क्यों जाएगी, वो सारा विस्तृत विवरण यहां पे है। क्योंकि पुराने अनुपात में यदि बढ़ती तब तो हम 3/5 2/5 में बांट देते। बच्चा यहीं पे गलती करके आएगा, 6,000 और 4,000 लिख के आएगा। बच्चा यहीं पे गलती करके आएगा, 6,000 और 4,000 लिख के आएगा, और वहीं पे आपका गलत हो जाएगा। भाई कमल को तो तब देंगे ना, कमल को तो तब देगा ना जब लाभ भी कमल के हिस्से से लिया हो। सर ऐसा तो अभी तक नहीं मिला था भाई, अभी तक ऐसा बोला ही नहीं था कि नया साझेदार अपने लाभ का हिस्सा केवल और केवल एक साझेदार से ही क्रय करता है। अब यदि एक साझेदार से ही क्रय करता है तो पर्सनल उसी के कॉलम में जाएगी। तो एक तो यहां पे इस पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से पिंच कर लेना है, चीजों को समझ लेना है, गलती नहीं होगी, ठीक है। अब आगे देखो, अब आगे देखो यहां पे और क्या आएगा, बोले पहले तो यहां पे रिवैल्यूएशन लॉस कर दो, रिवैल्यूएशन लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस, ठीक है। रिवैल्यूएशन लॉस कितना, बोले 270 रुपया आ गया और 180 आ गया। 270 आ गया और 180 आ गया। और यहां पे फिर क्या कर दोगे, यहां पे करोगे एक चीज और लिखोगे, यहां पे एक चीज और लिखोगे, टू पंकज एस कैपिटल। ये क्या है, ध्यान से समझो। एक बात बताओ मुझे एक बात बताओ आप लोग जल्दी से। अगर ख्याति नगद लाने में असमर्थ होता है नया साझेदार, अगर नया साझेदार ख्याति नगद लाने में असमर्थ होता है तो एंट्री क्या करते हैं, बोले एंट्री करते हैं न्यू पार्टनर्स, बोले एंट्री करते हैं न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही एंट्री करते हैं। हालांकि इसका कॉन्सेप्ट तो मैंने बताया भी हुआ है कि ख्याति नकद लाने में असमर्थ होगा तो पुराने साझेदार का नाम यहां लिख करके रकम को नए साझेदार के कॉलम पे लिखते हैं। यह कॉन्सेप्ट तो मैं याद भी करवा रखा हूं। जब मैंने पूंजी खाता आपको पढ़ाया था तो मैंने पहले ही बता दिया था कि जब नया साझेदार ख्याति नकद लाने में असमर्थ होगा तो पुराने साझेदार का नाम लिखकर ख्याति को यानी उस रकम को नए साझेदार के कॉलम में लिख देते हैं। लेकिन इसका पॉइंट कैसे हुआ था यह भी मैंने बताया हुआ था, एक बार फिर से बता रहा हूं। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, अब ओल्ड केवल पंकज, क्योंकि त्याग तो केवल पंकज ने किया हुआ है, तो टू पंकज कैपिटल अकाउंट, और रकम को मैंने किधर कॉलम में लिखेंगे, न्यू यानी कि नए साझेदार के कॉलम में लिखेंगे। कहां लिखेंगे, नए साझेदार के कॉलम में लिखेंगे। तो आप मेरे से बोल सकते थे कि सर बाय न्यू पार्टनर्स कैपिटल भी तो हो सकता था। अरे नालायक, जब नए साझेदार के कॉलम में लिखना है तो उसी का नाम कैसे आ सकता है,
तो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल यानी टू पंकज एस कैपिटल अकाउंट DR2 कितना आ गया, 10,000 आ गया। या तो आप डायरेक्टली याद कर सकते हो तो याद कर लो, जब नया सदर ख्याति नगद लाने में असमर्थ होता है, या तो अगर दो चीज है, या तो ख्याति वापस ले जाते हैं तो यहां पे न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR2 क्या ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू कैश अकाउंट DR2 पुराने साझेदारों में वापस कर देते हैं। दो बात मैंने बताई थी, पहला यदि ख्याति की राशि फर्म की पुस्तकों में नहीं रहेगी वापस ले जाते हैं, तो ध्यान से समझो, टू कैश अकाउंट लिख करके रकम को पुराने साझेदारों में कर देते हैं। और यदि नगद लाने में असमर्थ हैं तो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख करके रकम को नए साझेदार के कॉलम में लिख देते हैं। बच्चा अगर ये बात आपको समझ में आ गई है, अगर ये बात बच्चा आपको समझ में आ गई है तो निश्चित रूप से मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहूंगा, मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि आपसे ये चैप्टर का जितना भी सवाल आएगा बन जाएगा। इसके बाद अपन चैप्टर जरूर लगाएंगे, इस इधर का योग ज्यादा होगा 10,000 तो इधर लिख दो 10,000। इसके बाद अपन क्वेश्चन जरूर लगाएंगे, लेकिन आपको अगर यहां तक के यानी क्वेश्चन नंबर 39 तक के सवाल यदि आपसे बन गए हैं तो निश्चित रूप से आपको इस चैप्टर से आने वाले सारे सवाल बन जाएंगे। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपके एग्जाम में जो भी आएगा। ठीक है, तो टू बैलेंस शीट ही कर देते हैं। 20,000 में से 270 घटाओगे तो 19,730 आएगा। पक्का, 7 3 10 7 2 9 1 10 कितना आ गया, बोले सर 20,000। यहाँ पे घटाओगे 6,000 में 180 तो 0 0, 10 में 8 गए 2, 10 में 2 गए 7, और ये कितना आएगा, अरे गड़बड़ ना कर दी यार, 5720 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 5720। और ये कितना आएगा, बोले 2022 में जाएगा। बाई बैलेंस CD इधर का योग आ गया कितना, 2,000 रुपया। कुछ नालायक मेरे से पूछेंगे सर इधर का योग भी आ सकता है, बिल्कुल इधर का योग क्यों नहीं आ सकता भाई, सॉरी 5820 हो गया यहाँ पे। इधर का योग क्यों नहीं आ सकता भाई, जिधर का योग ज्यादा होगा उधर का शेष तो उधर जाएगा ही। तो इस बात को भी बच्चा याद क्या करना, नोट कर लेना, इस बात को भी क्या कर लेना, नोट कर लेना। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं जाएगी, कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं जाएगी। तो क्लियर है ये बात क्लियर है, ये बात यहां से क्लियर है कि नहीं है, सॉरी यहाँ पे BD होगा, BD वाला कॉलम है। तो ये बात यहां से क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है, 100% क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ गया। तो ये दो कॉन्सेप्ट याद रखना, एक तो पहला प्रीमियम फॉर गुडविल वाला जो नए साझेदार से लिया था लेकिन केवल लाभ का हिस्सा पंकज ने दिया था तो पंकज के कॉलम में जाएंगी। यदि ख्याति नगद लाने में असमर्थ है तो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख करके रकम को पुराने नए साझेदार के कॉलम में लिख देते हैं। यदि ख्याति की राशि पुराने साझेदार वापस ले जाते हैं तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट लिख करके रकम को पुराने साझेदारों के कॉलम पे लिख देते हैं। बच्चा अगर आपने इतना सब कुछ समझ लिया ना तो समझो ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। तो चलिए ठीक है, 1-2 दिन और इस चैप्टर को पढ़ेंगे, फिर इस चैप्टर का समापन करेंगे और चलेंगे अपने नए चैप्टर पे। ठीक है, जल्द ही नए चैप्टर में, 1-2 दिन का प्लीज मुझे और समय दे दो, बस 2 दिन के अंदर हम लोग नए चैप्टर में चलेंगे। तो चलिए आप सभी लोगों को तब तक के लिए गुड नाइट। इसके बाद इंग्लिश की क्लास है तो इंग्लिश की क्लास अच्छे से ले लो और उसको पढ़ लेना। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी लोगों को गुड नाइट। कल मॉर्निंग पे क्लास है। ओके बाय।